हरियाणा के जींद जिले के उचाना विधानसभा में रैली करने राहुल गांधी को टारगेट किया। राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं, इस तरह बसपा प्रमुख मायावती राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर हमला बोलती हैं। क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी जब सोनीपत पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस को शाही परिवार, पक्का भतीजावाद और भ्रष्टाचार पार्टी कहा। और बसपा प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी से कहा कि राहुल गांधी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्योंकि विदेश में कहते हैं कि वो आरक्षण को खत्म करेंगे और अब जब यहां आते हैं तब वो कहते हैं कि भाई आरक्षण को हम बचाएंगे, संविधान को हम बताएंगे। तो वो नाटकबाजी है, वो धोखा है और उनकी बातों में विश्वास करने योग्य नहीं है। और अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी समर्थक है वो बसपा प्रमुख मायावती ने आगे कहा कि अगर इनेलो और बीएसपी की सरकार बनती है, दो सीएम बनेंगे और दो डिप्टी सीएम और एक सीएम बनेंगे। सीएम अभय चौटाला होंगे, ये घोषणा कर दी है। लेकिन डिप्टी सीएम की घोषणा चुनाव जीतने के बाद होगी। तो बसपा प्रमुख दोस्तों मायावती ने उचाना में जो धमाकेदार रैली की है उसमें क्या कुछ कहा है। सबसे पहले दैनिक भास्कर के अनुसार मायावती ने उचाना में कहा कि राहुल गांधी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि कांग्रेस भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है, मतलब भाजपा कांग्रेस दोनों आरक्षण को खत्म करना चाहती है। हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, एक सीएम बनेगा, सीएम अभय चौटाला होगा। मायावती ने आगे कहा राहुल विदेश में जाकर कहते हैं कि आने वाले वक्त में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और जब वह राहुल गांधी भारत आते हैं तो वे किसी चुनाव जब होता है तो वहां गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और कहते हैं कि आरक्षण के पक्ष में हूं। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस भाजपा आरक्षण को खत्म करने में लगी हुई है और आरक्षण का बचाना है तो इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देना है, बीजेपी को और कांग्रेस को। दोस्तों जींद के उचाना में बुधवार को संबोधन में मायावती ने कहा, मायावती पहुंची थी जींद के उचाना में और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री देवीलाल थे उनकी 11वीं जयंती पर उन्हें शत नमन और श्रद्धांजलि दी। दोस्तों सरकार बनने पर जो गठबंधन किया है हमने अभय चौटाला के साथ और इस अगर हमारी सरकार आती है तो सीएम अभय चौटाला होंगे और 2 डिप्टी सीएम होंगे। घोषणा बाद में होगी चुनाव जीतने के बाद। लेकिन उसमें एक बात तय है कि ओबीसी का डिप्टी सीएम बनेगा और चुनाव के बाद ऐलान होगा। तो देखते हैं कि जो बसपा और आईएनडी का जो गठबंधन हुआ है उसमें सरकार आती है, कितनी सीटें जीतती हैं यह बताना मुश्किल है। लेकिन यह तय है कि अगर बीजेपी दमदारी से लड़ी तो बीएसपी इनेलो उनका साथ देंगी और चंद्रशेखर जेजेपी उनको साथ दे सकते हैं कांग्रेस के रोकने के लिए। जिस इंडिया गठबंधन का दावा था कि भैया मोदी को रोको, सब अपने स्वार्थ के लिए रहते हैं। अगर यहां कांग्रेस दम से लड़ती है, कम सीटें रहती हैं तो निर्दलीय और ये लोग सपोर्ट करेंगे और सरकार बन सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आती हैं, कमजोर स्थिति रहती है तो कांग्रेस दमदार रहेगी और हो सकता है कि जेजेपी और एएसपी कांग्रेस को सपोर्ट कर दें अगर सरकार बनने की स्थिति में हो। और उचाना विधानसभा सीट की बात करें तो जहां मायावती पहुंची थी वहां से जो जेजेपी एएसपी के दुष्यंत चौटाला मैदान में और बीजेपी के देवेंद्र सिंह और इंडिया जो कांग्रेस पार्टी है उसके ब्रजेश सिंह पवन फौजी मैदान में हैं। तो उचाना की राजनीतिक अगर समीकरण की बात करें यहां पर 4 दशक 40 साल से वीरेंद्र सिंह का कब्जा है और इसके अलावा यहां पर जो कब्जा है वो चौटाला परिवार का। इन दोनों के बीच में घमासान रहता है। पिछले टाइम में जो वीरेंद्र सिंह थे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री थे, नेता थे। इस बार जो मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि वह कांग्रेस में चले गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पतली है, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है, हमारा नहीं, इसलिए वे कांग्रेस की शरण में है। तो अब देखते हैं वीरेंद्र सिंह का ये गढ़, ये चौटाला परिवार का गढ़ किसे जिताता है, कमेंट करके बताएं। और पिछले चुनाव में यहां से दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे, इस बार उनकी साख दांव पर है और मायावती ने और इन्होंने अपना प्रत्याशी को खड़ा करा है। तो देखते हैं इस सीट से उचाना से कौन जीतता है। मायावती बसपा प्रमुख ने जो भाषण दिया है आरक्षण बचाने वाला, आरक्षण को बचाने के लिए आरक्षण के समर्थक में कांग्रेस और बीजेपी विरोधी बताया है। तो मायावती कितना समर्थक है आरक्षण की, कितना संविधान की समर्थक है, कमेंट करके बताएं। क्या बीएसपी इनेलो की सरकार बन सकती है हरियाणा में? तो कमेंट करके बताएं। और हरियाणा देश दुनिया की न्यूज के लिए मेरे साथ जुड़े हैं और न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी के नेतृत्व में तथा बीएसपी हरियाणा प्रदेश यूनिट आदि के भी अथक प्रयासों से आज
माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सम्मान दिवस के रूप में हो रही इस विशाल महारैली में इकट्ठा हुए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के बने इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को इसे सम्मान दिवस के रूप में मनाने के साथ साथ यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन के उम्मीदवारों के भी समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जिनको अर्थात गठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी और इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बेनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे हैं। और इस गठबंधन को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे बीच में यहाँ मौजूद भी हैं। और अब मैं यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में अपने इस गठबंधन की अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाने के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर इनको शत शत नमन व अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही इनकी देश व जन सेवा को भी पूरे तहे दिल से आदर सम्मान करती हूँ। हालांकि इनके बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि ये देश के उप प्रधानमंत्री व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ के हरियाणा को अलग से राज्य बनाने में भी अपनी काफ़ी सक्रिय व निर्णायक भूमिका निभाई है। किसानों के हित के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष व आंदोलन भी किया है, जिसमें वे जेल भी गए हैं। इसके पूर्व में देश की आज़ादी के लिए भी इनका सराहनीय योगदान रहा है, जबकि कांग्रेस के राज में लगी इमरजेंसी में इनको भी जेल में जाना पड़ा है। इसके साथ साथ ये सामाजिक क्षेत्र में व राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। ये अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इस प्रकार से ये सीधे तौर पर देश व आम जनता से जुड़े रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वे अपने समय में खासकर खुद के अपने समाज में तथा किसानों में भी अति लोकप्रिय रहे माननीय चौधरी देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, जिनकी जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाने व इनके इस कार्यक्रम में मेरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के साथ साथ अपने गठबंधन के सभी छोटे बड़े सम्मानित नेता एवं कार्यकर्तागण आदि भी यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं। तो उसके लिए मैं खासकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व चौधरी अभय चौटाला जी को तथा इनके परिवार के सभी सदस्यों को व इनके सभी अनुयायियों व समर्थकों आदि को भी इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जो ये लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे हैं। और वैसे भी इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यदि बीएसपी व इनेलो का बना ये गठबंधन अपनी सरकार बना लेता है, तो फिर यही इनके लिए इस बार इनको सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अब मेरा ये कहना है कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए यहाँ बरसों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की गलत नीतियों
एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और अब बाद में बीजेपी व इनके गठबंधन दल तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें अभी तक भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, जिस पर कांग्रेस, बीजेपी व इनके सहयोगी दल अभी तक भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। और इस संदर्भ में यदि केंद्र की भाजपा सरकार की व कांग्रेस की तथा इनके गठबंधन दलों की भी नीति व नीयत साफ होती, तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए निर्णय में, जिसमें कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही है, जो उसे खत्म करने व फिर करने की बात कही है, तो उसे खत्म करने व फिर से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए विशेष सत्र बुलाकर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती यदि इनकी नीयत साफ होती, तथा उसे पास भी जरूर करवाती। और इसके लिए पूरा विपक्ष मिलकर सरकार पर दबाव भी जरूर बनाता। और हम भी देखते हैं कि विपक्ष कितना दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के साथ है, लेकिन ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आए निर्णय पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अब SC ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को भी लागू करने का ये कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है, जो अब अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में भी लड़ाएंगी। अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो व राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगी, जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए वापस लेकर इसे अब सीधे राज्य सरकारों को ही दे दिया गया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफी ज्यादती होगी। अर्थात इनका अब ये आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। और अब कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को ही आगे वक्त आने पर खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। लेकिन जब वो भारत में रहते हैं और खास तौर से भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, तो फिर इधर आकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं इधर आकर कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। बाहर जाकर वो बोलते हैं हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं इंडिया में SC ST के, और इधर आकर बोलते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। आप इसको कांग्रेस की क्या नीति समझेंगे? ये कांग्रेस की दोहरी नीति है, ये स्पष्ट नीति नहीं है। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो SC ST के आरक्षण के बारे में कहती कुछ है और करती कुछ है, तो आपको इस पार्टी को जो इस बार हरियाणा में तो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में खास तौर से दलितों को इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार मिला है, ये कोई कांग्रेस ने नहीं दिया है। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST वर्गों के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दिया है, ये संवैधानिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को दिया है। तो इसे बचाने के लिए अब इन सभी विरोधी पार्टियों को यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में और विधानसभा आम चुनाव में
कतई भी अपना वोट नहीं देना है। यदि आप लोगों को इससे बचाना अपने आरक्षण को, तो आप लोगों को कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को कतई भी अपना वोट नहीं देना है, जो अभी तक भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आए निर्णय के संदर्भ में कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को इस चुनाव में अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से तब तक लटकाकर व रोक कर रखना है जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है। इसको आपको राज्यों में पास नहीं होने देने का, इसको लटका के रखना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, निर्णय को, कब तक? जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में या उन सभी विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय के पक्ष में है, समर्थन में है। और इनके स्थान पर अब आपको एक तरफा अपना वोट केवल बीएसपी व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन को ये देना है, ताकि सत्ता में आकर यहाँ आपके स्टेट में, आपके हरियाणा प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। जब तक पार्लियामेंट में ये संशोधन बिल पास नहीं होता है तो कम से कम ये गठबंधन की सरकार बनती है तो हम उसको लागू नहीं होने देंगे, इसको लटका कर रखेंगे। तो ये इसके लिए आप लोगों को अपने गठबंधन की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ विरोधी पार्टियों की ज़्यादातर रही जातिवादी मानसिकता के चलते देश में आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र एवं अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने व इनके सहयोगी दलों ने भी, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं भरा है। आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफ़ी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जबकि यूपी में जब मेरे नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी, मैंने विशेष अभियान चलाकर जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा अधूरा पड़ा था या पूरा नहीं था, उसको मैंने विशेष अभियान चलाकर इसको पूरा कराया था।